नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, सत्य हिंदी लगातार कोशिश कर रहा है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष पत्रकारिता को आगे बढ़ाने की। हम चाहते हैं कि इस कोशिश में आप भी शामिल हो जाएं, इसलिए आपसे लगातार गुजारिश कर रहे हैं कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक करें और अपनी इच्छा के अनुसार भुगतान करें। तो आइए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज का द डेली शो। दोस्तों, लगातार ये खबरें आ रही हैं और हम लगातार आपको बता रहे हैं कि दुनिया भर में इस बात को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है, काफ़ी नाराज़गी बढ़ती जा रही है कि हिंदुस्तान में जो भारत की सरकार है वो CAA नागरिकता संशोधन कानून के ख़िलाफ़ जो प्रदर्शन करने वाले थे उनके ख़िलाफ़ एक भेदभावपूर्ण रवैया अपना रही है, दमनकारी रवैया अपना रही है और जो सिविल लिबर्टीज़ के हिसाब से, मानवाधिकारों के हिसाब से गलत है, बिल्कुल अस्वीकार्य है। और ये आपको पता ही है कि यूरोपियन यूनियन ने इस पर टिप्पणी की है, इस पर अमेरिका के आयोग ने टिप्पणी की है, अभी इस्लामी देशों के संगठन OIC ने कहा है। तो हर तरफ से इस तरह के टिप्पणियाँ आ रही हैं और आशंकाएं प्रकट की जा रही हैं कि आखिरकार हिंदुस्तान में जहां लोकतंत्र है वहां ये सब चल क्या रहा है, हो क्यों रहा है। लेकिन अब जो संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार संगठन के जो एक्सपर्ट हैं उनका जो कमेंट आया है, जो टिप्पणी आई है और जो उन्होंने जारी किया है विश्व स्तर पर, वो एक बहुत ही कहना चाहिए कि सरकार को केवल कटघरे में नहीं खड़ा करता बल्कि सरकार को दोषी करार देता है, जिम्मेदार करार देता है कि जो कुछ भी आप कर रहे हो उस पर हमारी नज़र है और हमने उसके आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले हैं जो ये बताते हैं कि सरकार गलत राह पर है, मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रही है और जो लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं उनका हनन कर रही है। मैं आपको सबसे पहले जो मानवाधिकार, जो संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार संगठन है उसके जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने क्या कहा है, पहले मैं वो आपको वर्बेटम बिल्कुल जो हूबहू उन्होंने कहा है मैं उसका हिंदी तर्जुमा आपको सुनाता हूँ। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि इन रक्षकों को, यानी छात्रों की बात कर रहे हैं या जो आंदोलनकारी हैं, इन रक्षकों को जिनमें से अधिकांश छात्र हैं, ऐसा लगता है कि उन्हें सिर्फ इसीलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उन्होंने वो नागरिकता संशोधन कानून खारिज करने और उसका विरोध करके अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे थे। ये बिल्कुल साफ है कि उनकी गिरफ्तारी भारत के नागरिक समाज को ये डरावना संदेश देने का षड्यंत्र है कि सरकार की नीतियों का विरोध मंजूर नहीं किया जाएगा। अब देखिए कि इसमें कई चीज़ें हैं जो बिल्कुल सीधे सीधे तौर पर कही गई हैं, घुमा फिरा कर नहीं कही गई हैं। एक पहली बात तो ये है कि इसमें ज़्यादातर छात्र छात्राएं हैं, कोई आपराधिक लोग नहीं हैं, जिनका कोई आपराधिक बैकग्राउंड हो, ऐसे लोग नहीं हैं, छात्र छात्राएं हैं और वो नागरिकता कानून को खारिज कर रहे थे, उनका विरोध करके अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे थे और उनकी गिरफ्तारी करके सरकार ने नागरिक समाज को, पूरे देश को ये संदेश देने की कोशिश की है कि अगर आपने हमारा विरोध किया तो ये हमें मंजूर नहीं होगा और हम इस तरह के कदम उठाएंगे। तो बहुत ही कड़े शब्दों में ये बात संयुक्त राष्ट्र के जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने कही है और ये सीधे सीधे सरकार को दोषी करार देने जैसा है। इस रिपोर्ट में जो एक्सपर्ट ने जारी की है उसमें जो गर्भवती छात्रा थीं सफूरा जरगर, जिनको अभी 23 जून को बड़ी मुश्किलों के बाद ज़मानत मिली है, लगातार पुलिस और सरकार विरोध करती रही थी उनकी ज़मानत, तो उसका उदाहरण दिया गया है और कहा है कि उन्हें 2 महीने तक एकांत कारावास जैसी स्थिति में रखा गया। उन्हें अपने परिजनों से नियमित रूप से मिलने नहीं दिया गया और समुचित स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं दी गई, सेवाएं नहीं दी गई। तो किस तरह से एक गर्भवती छात्रा को, महिला को
सरकार ने गिरफ्तार करवाया दिल्ली पुलिस के ज़रिए और उन्हें एकांत कारावास में रखा, प्रताड़ित किया, परिजनों से नहीं मिलने दिया और उस स्थिति में जब उन्हें ज़्यादा स्वास्थ्य सेवाओं की ज़रूरत थी वो भी मुहैया नहीं कराई है। तो ये संयुक्त राष्ट्र की नज़र में है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच रही है और उसके आधार पर ये स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 11 आंदोलनकारियों का बाकायदा नाम लिया है जिनके मानवाधिकारों का हनन हुआ है। इनके नाम हैं मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, सफूरा जरगर, आसिफ इकबाल तन्हा, देवांगना कलिता, नताशा नरवाल, खालिद सैफ़ी, शिफा उर रहमान, डॉक्टर कफील खान, शर्जील इमाम और अखिल गोगोई। ये तमाम लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। अखिल गोगोई असम के हैं, बहुत बड़े आंदोलनकारी हैं, वो लगातार जनता के लिए संघर्ष करते रहते हैं, किसानों के लिए संघर्ष करते रहते हैं और ये जो भेदभावपूर्ण कानून था सीएए के ख़िलाफ़, उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से इसकी अगुवाई की थी। तो उनको भी जेल में रखा गया, उनका भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उन्हें भी लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, एक के बाद एक मुकदमे धाराएं लगाकर उनको कैद किया रखा है। अब ये देखिए कि संयुक्त राष्ट्र के पास पूरी जानकारियाँ पहुँच रही हैं, वो एक्सपर्ट उनको निश्चित रूप से उन्होंने इसको इन्वेस्टिगेट किया होगा, अपने स्तर पर परख की होगी, जांच की होगी, पड़ताल की होगी और उसके बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचे होंगे कि इनके साथ गलत हो रहा है और इस पर कुछ किया जाना चाहिए, तब ये स्टेटमेंट उनकी तरफ से आया है। संयुक्त राष्ट्र ने बहुत ही कड़े शब्दों में कहा है कि अधिकारी इन तमाम लोगों को रिहा करो जिनके खिलाफ ठोस सबूत नहीं है। ये जो 11 लोग हैं इनके पास ठोस सबूत नहीं है, ये संयुक्त राष्ट्र के एक्सपर्ट मानते हैं और वो कह रहे हैं कि इनको तुरंत रिहा करो। केवल सीएए के भेदभावपूर्ण होने के खिलाफ बोलने भर के आधार पर आपने इनको गिरफ्तार किया, केवल स्पीच के आधार पर आपने इनको गिरफ्तार कर लिया, जो कि कोई कानून का उल्लंघन नहीं होता है। तो सीधे सीधे एक तरह से संयुक्त राष्ट्र कह रहा है अथॉरिटीज़ से, इंडियन अथॉरिटीज़ से यानी भारत सरकार से कि इनको फ़ौरन रिहा करो। तो ये बहुत ही सीधे सीधे अल्फाज में संयुक्त राष्ट्र ने केंद्र सरकार को, भारत सरकार को, मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा भर नहीं किया है, अपनी तरफ से दोषी करार दिया है। ये पूरे हिंदुस्तान में जो माहौल बन रहा है उसके बारे में भी टिप्पणी है संयुक्त राष्ट्र की, जो बताती है कि भारत में लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन हो रहा है, हनन हो रहा है, सरकार की तरफ से ऐसे लोगों को दबाया जा रहा है जो सरकार के खिलाफ बोलने की ज़रूरत कर रहे हैं। अब इसके बाद उन्होंने कहा है कि अधिकारियों ने आंदोलन के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया। देखिए ये और पॉइंट है जिसकी तरफ संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने सरकार का ध्यान खींचा है कि उन्होंने इस आंदोलन के प्रति किस तरह से भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया कि जो सीएए के समर्थकों की तरफ से प्रदर्शन किए जा रहे थे और उनके जरिए जो हिंसा और नफ़रत फैलाने का काम हो रहा था और जिनमें गद्दारों को गोली मारने तक के नारे लगे या लगवाए जा रहे थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनकी कोई जांच पड़ताल नहीं हुई, उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं हुआ। अनुराग ठाकुर आप जानते हैं, कपिल मिश्रा आप जानते हैं, इन सब के खिलाफ कहीं कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, हाई कोर्ट के कहने के बावजूद नहीं हुई, पुलिस उसमें टाल मटोल करती रही। जाहिर है कि गृह मंत्रालय के आदेश पर ही उसने ये किया होगा। तो ये किस तरह से भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। आपने देखा कि 11 जो नाम हैं उनमें से केवल 2 या 3 नाम हैं जो हिंदुओं के हैं, बाकी सारे मुसलमानों के नाम हैं। और जो दंगों में भी इनको फंसाने की कोशिश की गई, हालांकि इसमें दिल्ली राइट्स का जिक्र नहीं है। शायद अब आगे अगर एक्सपर्ट फिर कोई इस तरह का बयान जारी करेंगे, रिपोर्ट जारी करेंगे, तो शायद उनमें उनका भी उल्लेख होगा। लेकिन अभी तो सिर्फ जो सीए के नाम पर दमन किया जा रहा है उनके बारे में संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने कहा है। विशेषज्ञों ने इस पर भी चिंता जाहिर की कि अधिकारियों ने आंदोलनकारियों के खिलाफ आतंकवाद निरोधक और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे कानूनों का भी इस्तेमाल किया है और उन्हें जमानत न मिल सके इसके लिए वे पुलिस प्रक्रिया और कानून का गलत ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कि इन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ न केवल झूठे मुकदमे बनाए गए बल्कि उन पर ऐसे आतंकवाद निरोधी कानून तक लगा दिए गए उन छात्र छात्राओं पर जो प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर ये आरोप लगाकर
आतंकवाद विरोधी कानून भी लगा दिया गया, राष्ट्रीय सुरक्षा के कानून लगा दिए गए। मतलब जितना ज़्यादा उनको फंसाया जा सकता हो उतना फंसाने की कोशिश की और उनको जमानत न मिले इसके लिए भी पुलिस प्रक्रियाओं का इस्तेमाल किया गया है। अब देखिए कि ये पूरी ये अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार संगठन की रिपोर्ट है और कल ही एक आदेश निर्देश कहें कि भारत के मानवाधिकार आयोग ने भी जारी किया है, जो कि ठीक इसका उल्टा है। जो जामिया में हिंसा हुई है उसके बारे में भारतीय मानवाधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कहता है कि उसके लिए जामिया के स्टूडेंट्स जिम्मेदार थे और पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। और ये जो वहाँ हिंसा हुई इसकी जांच की जानी चाहिए कि किन्होंने इस हिंसा को भड़काया या अंजाम दिया। तो सारे वीडियोस हमने देखे हैं कि पुलिस किस तरह से लाइब्रेरी में घुसकर छात्रों को बड़ी निर्ममता के साथ नृशंसता के साथ मार रही थी। लेकिन हमारा जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, जो कि जाहिर है कि सरकार के निर्देशों पर ही ये सब कर रहा होगा, वो उसने आंखें बंद कर ली हैं और वो एक तरफा कार्रवाई करने के लिए कह रहा है और एक तरफा ढंग से देख भी रहा है। तो पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण भेदभावपूर्ण ढंग से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग काम कर रहा है। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं वो चुप नहीं हैं, उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टियां नहीं बांधी हैं, बल्कि वो लगातार नज़र गड़ाए हुए हैं कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। हिंदुस्तान में जो अंध राष्ट्रवादी सरकार आई है, जो कि जिसका एक एजेंडा है, जो दूसरे धर्मों के लोग हैं, ख़ासतौर से जो अल्पसंख्यक हैं, उनको कैसे दबाना है, कैसे उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक बनाना है, कैसे उनकी नागरिकता छीन लेनी है, कैसे उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करना है। तो ये तमाम चीज़ें, इन पर पूरे विश्व की नज़र है। हम अब वो 100 साल पुरानी दुनिया में नहीं रह रहे हैं जब एक देश की खबर दूसरे देश तक पहुंचने में वक्त लगता था। अब जो कुछ भी हिंदुस्तान में हो रहा है वो सारी दुनिया को दिख रहा है, सारी दुनिया के पास इसकी जानकारियां जा रही हैं और जाहिर है कि आज नहीं तो कल रिएक्ट कर रहे हैं। रिएक्ट होने लगा है, रिएक्शन आ रहा है, प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं। केंद्र सरकार पर निश्चित रूप से इसका दबाव भी पड़ेगा। आने वाले दिनों में ये दबाव बढ़ता भी जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार अपना रास्ता बदलते हुए दिख नहीं रही है। वो लगातार, उत्तर प्रदेश में देखिए हालात क्या हैं, वहाँ पत्रकारों को गोली मारी जा रही है, पत्रकारों पर केस दर्ज किए जा रहे हैं, पत्रकारों को परेशान किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो जगह जगह से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि केंद्र सरकार और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहाँ विरोध करने वालों के साथ बहुत ही निर्ममता से पेश आया जा रहा है। उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे बनाए जा रहे हैं, प्रताड़ित किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले विनोद दुआ, योगेंद्र यादव, इस तरह के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार FIR उनके खिलाफ हुई है। उसके पहले हम जानते हैं कि कोरेगांव की जो हिंसा हुई थी उस मामले में भारत के करीब 11 या 12 ऐसे विशिष्ट नागरिक हैं जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मानवाधिकार के लिए लड़ने वाले लोग हैं, बौद्धजीवी हैं, कवि हैं, वरवर राव जैसे, उनको गिरफ्तार कर रखा गया 2 साल से और उनकी ज़मानत नहीं होने दी जा रही है। तो ये पूरे षड्यंत्र के तहत हो रहा है। पूरा डिज़ाइन, जो शब्द संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार एक्सपर्ट ने अपने इसमें उल्लेख किया है, डिज़ाइन, षड्यंत्र के तहत ये सब हो रहा है और ये सारी चीज़ें अब दिख रही हैं। तो बेहतर होगा कि केंद्र सरकार इस स्टेटमेंट का और जो पहले जो टिप्पणियाँ आई हैं उनका नोटिस ले, अपने जो रवैया है उसको बदलें। ख़ासतौर से भारतीय गृह मंत्रालय को सोचना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोचना चाहिए कि उनकी सरकार की छवि किस तरह की बन रही है और पूरे देश की छवि दुनिया में किस तरह की बन रही है। हमें दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहा जाता है, हमारे यहाँ लिखित संविधान है। हम केवल अगर इमरजेंसी के 19 महीने छोड़ दें तो कमोबेश हमारे देश में मानवाधिकारों का एक मिनिमम सम्मान तो होता ही रहा है। लेकिन पिछले जो ख़ास तौर से 1 साल से या उसके कह लें कि 5-6 साल से जो सिलसिला चल रहा है वो कतई भारत की गरिमा को, गौरव को बढ़ाने वाला नहीं है। भारतीय लोकतंत्र को की साख पर ये बहुत बड़ा बट्टा है। तो ये देखना होगा
और ये उम्मीद करनी चाहिए और होगा भी कि इस तरह के संयुक्त राष्ट्र के स्टेटमेंट से उन सब लोगों को हौसला मिलेगा, उन सबको बल मिलेगा जो ये मान के चल रहे थे कि इस सरकार के रहते हुए उन्हें कहीं से कोई राहत नहीं मिल सकती, उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। तो अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अगर इसकी चर्चा हो रही है तो ऐसा नहीं है कि सरकार बहुत दिनों तक विरोध को, प्रदर्शनों को, प्रदर्शनकारियों को दबा कर रख सकती है, उन्हें परेशान कर सकती है, और अगर करेगी तो इसके नतीजे भी हम सबको बहुत बुरी तरह से भुगतने पड़ेंगे। सरकार को भी भुगतने पड़ेंगे, जनता को भी भुगतने पड़ेंगे और पूरे देश की गरिमा, गौरव, सम्मान दुनिया भर में कम होगा। तो मित्रों, ये थी आज की वीडियो चर्चा। बहुत ही गंभीर विषय है, बहुत ही सोचने लायक, बहुत चेतना को झकझोर देने वाले ये और उम्मीद पैदा करने वाले भी एक स्टेटमेंट है जो संयुक्त राष्ट्र की तरफ से आया है इस गहराते अंधेरे में। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो चर्चा अच्छी लगी होगी। आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, आपसे फिर अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।